हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रिग्रेशन एनालिसिस और अपनी जो यूनिट है वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो रिग्रेशन वर्ड सबसे पहले 1877 में जो यूज किया था सर फ्रांसिस गाल्टन ने। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले रिग्रेशन वर्ड का यूज किया था। जो रिग्रेशन वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? रिग्रेशन का मतलब होता है गोइंग बैक। क्या होता है? गोइंग बैक। ठीक है, या इसका एक नाम और बोल सकते हो आप, स्टीपिंग डाउन। क्या बोल सकते हैं? स्टीपिंग डाउन। और जिसका मतलब होता है उन्हें वापस उसी बिंदु पर लौटना। तो ये जो ब्रिटिश बायो मेट्रिशियन थे, ठीक, कौन? सर फ्रांसिसी गाल्टन। तो आपको याद रखना है कि रिग्रेशन किसने दिया था? गाल्टन ने, सर गाल्टन ने, या सर फ्रांसिस ही बोल देते हैं। 1877 के इसमें इन्होंने क्या किया? स्टडी की थी फादर एंड सन की हाइट पर। किस पर स्टडी की थी? फादर और सन्स की हाइट पर। इन्होंने क्या पाया स्टडी में? ये पूछा जाता है बहुत बार पेपर में। इसने ये बोला, देखिए, जो टोल फादर होते हैं, क्या होते हैं? जो टोल फादर होते हैं, जो लंबे पिता होते हैं, उनके बेटे भी लंबे ही होंगे। उनके बेटे भी क्या होंगे? लंबे, सबको पता है। और जो शॉर्ट हाइट, कम हाइट के फादर होते हैं, उनके बेटा बेटी की भी हाइट क्या मिलेगी? कम ही मिलेगी। ठीक है, यानी कि शॉर्ट सन। ये याद रखना पहला। तो ये एक तो कंडीशन ये है, ये तो सबको याद ही हो जाएगा। जो ट्विस्ट है वो ये आया कि अगर मैं निकालता हूँ एवरेज, क्या निकालता हूँ? एवरेज, या एवरेज बोल लो या मीन हाइट बोल लो। क्या बोलते हैं? मीन हाइट ऑफ सन्स, यानी कि बेटों की मीन हाइट। कौन से? किसके बेटों की? ऑफ टोल फादर, लंबे बेटों की। ठीक है ना? यानी कि देखो, अगर टोल फादर हैं तो बेटे भी टोल ही होंगे, ये तो याद रखना, सिंपल। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मीन, उनका एवरेज निकालते हैं, तो सन्स की हाइट जो है, जो लंबे पिता होते हैं उनसे क्या होती है? कम। किसकी? सन की हाइट। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एवरेज या मीन हाइट ऑफ सन्स, कौन से? शॉर्ट हाइट वाले, उनकी हाइट हमेशा ही उनके बेटों की हाइट ज़्यादा मिलती है। क्या मिलती हैं? ज़्यादा। कहने का मतलब है, अगर टोल फादर है तो टोल सन, और शॉर्ट फादर है तो शॉर्ट सन हो जाएगा, सिंपल है। लेकिन अगर मैं एवरेज चलता हूँ तो इसका अपोजिट हो जाता है। कैसे? अगर मान ले कि लंबे फादर हैं, उनके बेटों की मीन हाइट जो होती है उनके फादर की मीन हाइट से कम होगी। और अगर मैं बात करता हूँ कि छोटे सन हैं, उनकी हाइट अपने फादर की एवरेज हाइट से ज़्यादा होती है। एवरेज में तो सन ज़्यादा हैं शॉर्ट वाले, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको एक याद रखना है। और किसने दिया था ये याद रखना है। तो ये आपका थोड़ा बेसिक सा हो जाता है। क्या हो जाता है? बेसिक सा हो जाता है। आइए पढ़ते हैं नोट्स के अकॉर्डिंग। क्या रखें? रिग्रेशन क्या है? इट इज मेजर ऑफ एवरेज रिलेशनशिप। क्या करता है ये? एवरेज रिलेशनशिप किसके बीच में? बिटवीन टू एंड मोर वेरिएबल। दो वेरिएबल इसके अंदर होते हैं इन टर्म ऑफ यूनिट ऑफ ओरिजिनल डेटा, जिसके अंदर गिवन होता है, यानी कि एब्सोलेट मेजर होता है। आप क्या बोल सकते हो? एब्सोलेट मेजर। एक होता है रिलेटिव मेजर, एक होता है एब्सोलेट मेजर। तो ये एब्सोलेट मेजर है। एब्सोलेट का मतलब होता है कि अगर कोई एक आइटम केजी में है तो आंसर भी केजी में ही आएगा। ठीक है। रिलेटिव मेजर में क्या होता है? जैसे एक केजी हो गया, और एक आप कुछ भी बोल सकते हो, लाइक आर्स बोल सकते हो, किलोमीटर आर्स, किलोमीटर वाला लगे, ये सही रहेगा। आर्स और किलोमीटर का रिलेशन है, उसको बोलते हैं रिलेटिव मेजर। अगर केजी और केजी का रिलेशन है तो उसको बोलेंगे हम ये। हाँ जी, ये भी हो सकता है, आर्स और आर्स का रिलेशन भी एब्सोलेट होगा, किलोमीटर और किलोमीटर का भी आपका एब्सोलेट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये कैसा मेजर है? ये एक रिलेटिव मेजर। कोरिलेशन जो, सॉरी, ये एक एब्सोलेट मेजर है। कोरिलेशन वो है आपका रिलेटिव मेजर। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल क्या देखे? दो वेरिएबल दे रखे हैं, एक दे रखा सेल और एक दे रखा है आपका एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो आपको इनके बीच में, सेल और एडवर्टाइजमेंट के बीच में एवरेज रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। तो यहाँ पर सेल को माना गया है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या माना गया है? डिपेंडेंट। और एडवर्टाइजमेंट को माना गया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या माना गया है? इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या क्या बोलते हैं ये आपको ध्यान रखना है। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिग्रेस्ड भी बोल सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम, और क्या नाम है तीसरा? अननोन वेरिएबल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अननोन वेरिएबल भी बोल सकते हैं। और जी डिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्सप्लेन्ड वेरिएंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं?
एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के बेस पे सारा हम रिग्रेशन पढ़ेंगे। तो क्या नाम है 4? डिपेंडेंट, रिग्रेस्ड, अननोन वेरिएबल और एक्सप्लेन्ड वेरिएबल। तो इसी तरीके से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नाम और देख लेना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम नॉन वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन वेरिएबल। क्योंकि डिपेंडेंट को क्या बोलते थे? अननोन बोलते थे ना, इसको नॉन बोलेंगे, एक पहला। दूसरा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, क्या बोलते हैं? एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ठीक है। तीसरा इसका नाम हो सकता है प्रीडिक्टेटर। चौथा रिग्रेशर, क्या बोल सकते हैं? रिग्रेशर वेरिएबल भी बोलते हैं। ये सारे नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नॉन वेरिएबल बोल सकते हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल बोल सकते हैं, प्रीडिक्टर बोल सकते हैं, ये आई है, ठीक है। और रिग्रेसर भी बोल सकते हैं। रिग्रेस्ड बोलते हैं डिपेंडेंट को। ये आपको पहली बात सारे नाम याद रखने। किसने दिया था? 1877 में सर फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। किसके ऊपर दिया था? सर फादर और सन की हाइट को इसने हम बोल सकते हैं उनका एवरेज निकाला था, उनका कंपैरिजन किया था। फिर उसका जो रिजल्ट आया वो मैं बता चुका हूँ आपको, वो आपको ऐसे याद करना है। नेक्स्ट वन क्या दिया गया है फिर? मीनिंग ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, की रिग्रेशन जो एनालिसिस इसका मीनिंग क्या दे रखा, देखिए। तो ये नेचर और एक्सटेंट बताता है, ठीक है। डिग्री एंड डायरेक्शन नहीं बताता, बल्कि नेचर और एक्सटेंट बताता है। फंक्शनल रिलेशनशिप, दो वेरिएबल के बीच में उनकी क्या नेचर है और क्या एक्सटेंट का मतलब उसकी क्या लिमिट है, सीमाएं क्या है, ठीक है, ये बताता है। तो एक वेरिएबल तो इसमें बोलते भाई प्रेडिक्ट करना, जिसको मतलब अननोन वेरिएबल। अननोन वेरिएबल कौन सा है? अभी पढ़ के आए थे, अननोन का मतलब होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। और नॉन वेरिएबल कौन सा होता है? इंडिपेंडेंट। ये 4-5 मैं नाम लिखा चुका हूँ, वही बार बार पूछ के आते हैं, तो वही आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है सर कि इंडिपेंडेंट के बेस पर डिपेंडेंट को निकालना पड़ता है। ये तो हो गया डिपेंडेंट की डेफिनेशन। और हम क्या करेंगे, अगर मैं बात करता हूँ इंडिपेंडेंट की, जो वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। नॉर्मली डिपेंडेंट को y लिख देते हैं और इंडिपेंडेंट को x लिख देते हैं, यानी कि ऐसा लिखा जाता है, ये a प्लस में b x। ये क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा, सारा का सारा अपना वो बोलते हैं सारा रोड़ा इसी का है जी, अपने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर हो जाएगा ना यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मली क्या है, डिपेंडेंट को हम ऊपर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल को हम यहाँ लिखते हैं और इंडिपेंडेंट को नीचे लिखा जाता है। ये मैथमेटिक की टर्म है। इंडिपेंडेंट को क्या लिखा जाता है? नीचे लिखा जाता है। तो डिपेंडेंट क्या है सर? डिपेंडेंट यहाँ पर इसने माना सेल, सेल को ऊपर लिख देंगे। एडवर्टाइजमेंट क्या है सर? इसको नीचे लिख देंगे। ये याद करने का तरीका हो गया, क्योंकि नीचे बेस लेते हो ना आप, बेस याद होता आपको, बेस को 100 मानते हैं, तो इसी का ये पार्ट होता है डिपेंडेंट, ऐसे किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको याद करना है, ठीक है। इसके अलावा बात हम करते हैं फिर यूजेस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस का, कहाँ पर यूज किया जा सकता है, तो उसके रिगार्डिंग देखिए। तो 4 जगह इसका यूज किया जा सकता है। पहला आ सकता है रिग्रेशन एनालिसिस थ्रू रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन लाइन के थ्रू किया जा सकता है, या फिर थ्रू स्टैंडर्ड एरर के थ्रू किया जा सकता है, या फिर थ्रू रिग्रेशन कोफिशिएंट के थ्रू भी किया जा सकता है, ठीक है। और ये क्या है कि हाईली वैल्यूएबल टूल इन इकोनॉमिक्स में इसका यूज किया जाता है। ये चारों के चारों आपको याद करने हैं जी, ठीक है। तो टू द पॉइंट हम चल रहे हैं, क्वेश्चनिंग यहीं से बनती सारी सारी। तो रिग्रेशन एनालिसिस, यानी कि रिग्रेशन एनालिसिस दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन एवरेज रिलेशन फाइंड आउट करना है, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, तो आप किसके थ्रू कर सकते हो? ये 4 मेथड मान लो आप एक समझने के लिए। रिग्रेशन लाइन के थ्रू, रिग्रेशन लाइन इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं कि y कैसे निकालते हैं? a प्लस में bx, ये रिग्रेशन लाइन होगी। x कैसे निकालते हैं? a प्लस में by। ये क्या होता है, ये आगे पढ़ा दूंगा, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर के थ्रू हम निकाल सकते हैं, क्या? स्टैंडर्ड एरर ऑफ x, स्टैंडर्ड एरर ऑफ y, ऐसे निकाला जा सकता है, इसके थ्रू निकाल सकते हैं। और इसी को क्या बोला जाता है, जैसे ये मैंने किसका लिख दिया, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया स्लोप ऑफ x ऑन y, ये देखो इसका स्लोप ये बना दिया। तो सारे के सारे इंटर रिलेटेड है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये किसके थ्रू निकालते हैं? सबसे पहला क्या था आपका? थ्रू रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन के थ्रू अगर हम ऐसा करते हैं तो देखिए क्या करके, सबसे पहले थ्रू रिग्रेशन लाइन प्रेडिक्ट करते हैं। किसको प्रेडिक्ट करते हैं सर? डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट के बेस पर। सिंपल है तो। अच्छा जी, एरर वाला क्या सिस्टम बताया आपने? स्टैंडर्ड एरर वाला सर इसमें है ना, जो आपने रिग्रेशन लाइन ली है, ये इनके अंदर अगर कोई एरर है तो वो निकाला जाता है स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूले के थ्रू।
या फिर जो कोफिशिएंट, इसके दो कोफिशिएंट होते हैं, कोरिलेशन में एक कोफिशिएंट होता है आर, रिग्रेशन में दो कोफिशिएंट होते हैं एक्स वाई एंड वाई एक्स। ऐसा क्यों होता है, सुनो मेरी बात, वहां पर भी लाइन तो दो ही होती हैं, लेकिन वहां पर है ना कोरिलेशन के अंदर, किसके अंदर बात कर रहा हूं मैं, कोरिलेशन के अंदर, वहां पर कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप नहीं पाया जाता, इसलिए चाहे एक्स वाई लिख दो और चाहे वाई एक्स लिख दो, एक ही बात है। क्यों, ये तो पता नहीं बीच कोज कौन सा है और इफेक्ट कौन सा है, भाई किसके कारण क्या हुआ। जैसे हम बोलते हैं ना प्राइस के कारण डिमांड में चेंज हुआ, या तो प्राइस क्या होगा, कोज हो गया, डिमांड क्या होगी, इफेक्ट होगी। तो ऐसा इसमें नहीं मिलता कोरिलेशन में, इसलिए वहां पर एक ही लिखा जाता है आर, जबकि यहां पर कोज एंड इफेक्ट में रिलेशनशिप बताया जाता है। तो इसका जब मैं डिफरेंस कराऊंगा तो आपको समझ में आ भी जाएगा। हाईली वैल्यूएबल टूल है, रिग्रेशन एनालिसिस का यूज फोरकास्टिंग में किया जाता है जी, बिजनेस और बिजनेस रिसर्च में, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो जो भी एक बिजनेस फर्म है वो इकोनॉमिक एनालिसिस करती है अपना कोज एंड इफेक्ट के थ्रू, तो रिग्रेशन एनालिसिस टूल की हेल्प करती है। एक टूल हो गया, एक तरीका हो गया दो वेरिएबल के बीच में, जैसे सेल और एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट जानने के लिए। एडवर्टाइजमेंट हम पैसा लगाएं ना लगाएं, जिससे सेल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी तो सारा हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो आपको ये याद करना है इसके अंदर। नेक्स्ट थोड़ा डिफरेंस कर लेते हैं, फिर थोड़ा आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। क्या डिफरेंस दे रखा देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया है, व्हाट इज मेजर, किसमें क्या मेजर हम करते हैं भाई। इसमें डिग्री एंड डायरेक्शन को, जैसे मैंने पहले, डिग्री का मतलब होता है परसेंटेज, आप ये मान लो, डिग्री एंड डायरेक्शन को मेजर किया जाता है कोरिलेशन में, और रिग्रेशन के अंदर क्या मेजर किया जाता है सर, दो वेरिएबल्स को, एवरेज रिलेशनशिप, इसके अंदर नेचर एंड एक्सटेंट, दो वर्ड ये याद रखना। क्या क्या याद रखना है, एक तो डिग्री एंड डायरेक्शन है वो कोरिलेशन से रिलेटेड है, और नेचर और एक्सटेंट एवरेज रिलेशनशिप की वो किससे रिलेटेड है, इसमें एवरेज रिलेशनशिप भी फाइंड आउट किया जाता है, वो किससे रिलेटेड है, रिग्रेशन से। यही डायरेक्ट पेपर में पूछेगा, डिग्री एंड डायरेक्शन, कोरिलेशन, नेचर और एक्सटेंट, रिग्रेशन। वेरी गुड। नेक्स्ट बनाता है कि एब्सोल्यूट मेजर है या रिलेटिव मेजर है। रिलेटिव मेजर कौन है, कोरिलेशन। क्यों, क्योंकि सर इसमें है ना किलोमीटर का हम आर से कंपैरिजन कर सकते हैं, इसमें किलोमीटर का सिर्फ किलोमीटर से ही कंपैरिजन होगा, यानी कि एक ही यूनिट आप लेके चलते हो, यहाँ पर अलग अलग नहीं। बस ये आपको समझ में पता चल गया होगा। ठीक है, इसमें आर्स का आर्स से ही कंपैरिजन करोगे आप, जबकि इसमें अलग अलग का कंपैरिजन किया जा सकता है। ठीक है, जो ये आपका रिलेटिव मेजर होता है इसको रेशियो, परसेंटेज वगैरह भी बोलते हैं। नेक्स्ट बनाते हैं, हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे। क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है सर इफेक्ट नहीं पड़ता, किसका, ओरिजिन एंड स्केल। मैं आपको बता दूं ओरिजिन एंड स्केल का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए ये एक्स वेरिएबल हो गया जी, ठीक है, और ये वाई वेरिएबल होगा। मान लें कि यहाँ पर दे रखा है 1 2 3 4, और यहाँ पर सपोज करो दे रखा है 5 4 3 2 1, कुछ भी दे रखा है एक्स वाई जेड। ठीक है, कोई भी आइटम हो सकती है, मैंने रेंडमली वैसे ले ली। तो ये क्या बोलता है, ये देखो ओरिजिन का मतलब होता है भाई किसी भी आइटम में जोड़ दो या घटा दो तो रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो ओरिजिन का मतलब होता है प्लस माइनस करने से। मान लें कि मैं इसमें से एक घटा देता हूं, हर किसी में से एक, याद रखना घटाना एक ही है, फिर कहीं ऐसा नहीं कि इसमें से एक, इसमें से दो, इसमें से ऐसे नहीं करना। या जोड़ना तो एक जोड़ दो, 5 जोड़ दो, 7 जोड़ दो, मतलब कोई भी एक कॉमन आइटम किसी भी लाइन के अंदर जोड़ भी सकते हो आप, घटा भी सकते हो, तो तब भी रिजल्ट पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो उसको तो बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। दोनों में एक्स और वाई कौन से में कर सकते हो आप। ठीक है, हो सकता है कि आप एक में घटा सकते हो, एक में ऐड कर सकते हो, लेकिन ये याद रखना है कि घटाओगे तो पूरी एक आइटम से, जोड़ोगे तो सिर्फ एक ही आइटम से, यानी कि नंबर एक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 3 से जोड़ रहे हैं तो इसमें 3 जोड़ोगे तो सब में 3 जोड़ना है। हाँ, इसमें अगर एक घटाना तो जरूरी नहीं कि 3 इसमें से घटाओगे तो 3 इसमें जोड़ोगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक आइटम जो आपने उठा लेना वही जोड़नी है और वही घटानी सारे वेरिएबल्स के अंदर। अच्छा, स्केल का मतलब होता है भाई मल्टीप्लाई और परसेंटेज के कारण भी। अगर मैं बोल दूं कि पहले आइटम को इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा सारी सीरीज को, इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा सारी सीरीज को, तब भी इफेक्ट ना, तब भी आंसर में चेंज ना आए, तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। तो मोटा मोटी क्या याद रखना आपको कि सर स्केल में तो मल्टीपल और डिवाइड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और ओरिजिन में प्लस और माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जो अपना कोरिलेशन है इसमें तो प्लस माइनस कर लो कोई किसी भी सीरीज के अंदर, या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तब भी कोरिलेशन आंसर आर सेम ही आता है। लेकिन जो रिग्रेशन है वो सिर्फ ओरिजिन, प्लस माइनस कर लो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ना तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इंडिपेंडेंट सिर्फ और सिर्फ किससे हैं, ओरिजिन से हैं। ठीक है, अपना इतना डेप्थ में करना नहीं है, वरना जैसे बीकॉम वगैरह को करवाते हैं यहाँ, तब इसको हम क्या करते हैं प्रैक्टिकली भी करवाते हैं, सीरीज लेके नंबर लेके, तो लेकिन अपने इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, सिलेबस ज़्यादा वाइड है, तो सिर्फ आप समझ गए होगे। नेक्स्ट बनाते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट मेजरमेंट।
ठीक है। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट मेजरमेंट, ये यूनिट मेजरमेंट से इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इसमें एक दूसरे पे डिपेंड करता है, ये अलग अलग आइटम होती है, आप ये मान सकते हो। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशन, रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं। इसका रिजल्ट जो आता है ना +-1 आता है हमेशा, किसका, R = +-1, इसकी रेंज होती है। जबकि इसमें रेंज निकालने के लिए आपको रिग्रेशन लाइन की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे मैंने बोला, ये क्या कौन सी लाइन होगी, ठीक है, ये आपकी y/x हो गई आपकी, हो जाएगा क्या। तो ऐसे ही लाइन के बारे में बात करते हैं। आइए नेक्स्ट। तो ये देखो दो दे रखी हैं आपकी, एक तो क्या दे रखा है आपका, एक तो दे रखा है आप ऐसे निकाल सकते हो कि y ऐसे, और एक ऐसे भी निकाल सकते हो। कब, ये तो सिर्फ जब दो ही वेरिएबल, व्हेन 2 वेरिएबल आर गिवन, कौन कौन से, x एंड y। और ये व्हेन, या सॉरी, ये तो होता है सिंपल, ये क्या होता है सिंपल रिग्रेशन, ये क्या होता है मल्टीपल, बस ये याद रखना। ठीक है, ये होता है मल्टीपल रिग्रेशन, बस इतना ही आपको याद करना है यहाँ पर। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए क्या दे रखा है, वेदर ए फोरकास्टिंग डिवाइस, इसके बेस पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि बिजनेस में कोज एंड इफेक्ट ही देखा जाता है, भाई किसके कारण क्या हुआ। मान ले कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं बढ़ी, क्यों नहीं बढ़ी, रीजन बताओ, ये बोलता रीजन नहीं पता चाहिए हमें। ठीक है, जबकि ये क्या करता है, ये फोरकास्टिंग में हेल्प करता है रिग्रेशन। नॉनसेंस रिलेशन, इसमें नॉनसेंस रिलेशन बन सकता है, क्यों, क्योंकि कोज एंड इफेक्ट तो हम देखते ही नहीं है। जैसे कि बोल दे कि गर्ल की हाइट बढ़ती है तो बॉयज़ की इनकम बढ़ती है, इसमें तो कोई भी लिंक बना सकते हो आप। ठीक है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें नॉनसेंस रिलेशन नहीं बनता। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि एज के साथ साथ वेट बढ़ता चला जाता है, सही बात है जी। छोटे बच्चे का वेट कम होगा, बड़े जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो वेट बढ़ता चला जाएगा, ये रिलेशन इसका हो गया। ठीक है, हाइट के साथ साथ हम बोल सकते हैं, यहाँ पर भी बोल सकता हूँ, हाइट के साथ साथ वेट बढ़ता चला जाता है, तो ये आपका सिंपल हो जाएगा ये। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट अपना कि रिग्रेशन, और देखिए, अच्छा टाइप ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, वैसे अपना टॉपिक में दे नहीं रखा लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं कि टाइप, इसके दो टाइप होते हैं, एक तो होता है देखिए सिंपल, एक होता है सिंपल, क्या होता है सिंपल रिग्रेशन, सिंपल रिग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है भाई, जैसे दो ही वेरिएबल हैं, फंक्शन ऑफ एक्स, कि x में चेंज होने से y पर क्या इफेक्ट पड़ा है। यहाँ पर लिखते हैं ना, इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं डिपेंडेंट। 3-4 नाम याद करवाए थे, सारे के सारे यहाँ पर होने चाहिए आपके याद। और यहाँ पर जो लिखते हैं आप राइट साइड, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपको सारे नाम याद होने चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये तो हो गया सिंपल रिग्रेशन। अगर मैं बात करता हूँ मल्टीपल रिग्रेशन, मल्टीपल में ज़्यादा हो जाएंगे क्या सर, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा किसका, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, एक तो देखो इसका तो है ही है, एक्स का तो हो सकता है कंज्यूमर की इनकम का हो या कोई अदर वैल्यू में। अगर मान ले कि देखो मैं इसको क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं हम कि अगर मैं इसको मान लेता हूँ सेल, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट तो लेफ्ट साइड आएगा। इसको मान लेता हूँ मैं एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं इनकम, ठीक है, और इसको मान लेता हूँ मैं प्राइस, या कुछ भी मान लो। जब आपको एक सेल के ऊपर एक से ज़्यादा फैक्टर का इफेक्ट देखना है तो मल्टीपल, और एक ही फैक्टर का इफेक्ट देना है तो सिंपल रिग्रेशन बोला जाता है। ठीक है, एक वर्ड आता है पार्शियल, एक और आप याद कर लेना, पार्शियल रिग्रेशन, क्या बोलते हैं पार्शियल रिग्रेशन। पार्शियल का मतलब क्या है सर, वेरिएबल तो ज़्यादा है, क्या है ये देखिए, वेरिएबल तो क्या दे रखे हैं, वेरिएबल तो ज़्यादा दे रखे हैं, लेकिन वेरिएबल इफेक्ट तो ज़्यादा दे रखे, लेकिन एक टाइम में एक ही स्टडी करना। जैसे अब वेरिएबल, यहाँ पर तो वेरिएबल ही दो थे सिर्फ, एक्स और वाई, यहाँ पर वेरिएबल ज़्यादा होगी, क्या होगी, एक्स वाई और आई और ए, या ए बी कुछ भी ले लो, मैंने वैसे रेंडमली ले लिया, आप यहाँ पर ए बी भी ले सकते हो या फिर एल एम भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। जब वेरिएबल एक दो से ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली सर वो मल्टीपल हो गया। लेकिन पार्शियल में क्या बोलेंगे कि सर वेरिएबल तो ज़्यादा है लेकिन एक टाइम में एक ही वेरिएबल का इफेक्ट देखा जाता है, बाकी को कांस्टेंट माना जाता है, उसको बोलते हैं पार्शियल। जैसे कैसे कर सकते हैं, देखो y का निकालना है फंक्शन, x के बेस पे निकालना है, तो बाकी क्या मान लेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट किस किस को मानेंगे, i और a को। इसी तरह वाई एफ निकालना है, अब की बार इफेक्ट देखना आई का, तो कांस्टेंट किसको मान लेंगे, एक्स एंड ए को। समझ रहे हो ना बात, ऐसे कर सकते हैं, ये पार्शियल रिग्रेशन हो गया। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो एक तो होता है लीनियर, लीनियर का मतलब होता है जब दोनों एक्स एक्सिस
और वाई एक्सिस के बीच में रिलेशन दिखाया जाए। एक होता है नॉन लीनियर, नॉन लीनियर का मतलब कर्वी, कर्व की फॉर्म में बन जाए ऐसे, और लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन बने, ऐसे बन सकती है, ऐसे बने, ये लीनियर है दोनों। ये क्या होता है, ये लीनियर, ये लीनियर, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, याद करना है कि लीनियर रिलेशनशिप कैसे होता है। जैसे देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर बना देते हैं हम, अगर मैं बात करता हूँ कि एक्स एक्सिस, ये सर एक्स दे रखा है और यही लाइन इसके बिल्कुल ऊपर ही दे दी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कहने का मतलब ये तो एक्स ऑन वाई भी यही है और वाई ऑन एक्स भी यही है। तो इसको हम बोलते हैं आर इज इक्वल टू -1, क्योंकि जब ये बढ़ रहा है तो इसको बोल देंगे आर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर यही है, ये एक लाइन दिख रही है ना आपके, दोनों ये क्या है, एक्स ऑन वाई भी है और वाई ऑन एक्स भी। अगर नीचे आ रही है तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी, -1। आर का मतलब होता है रिलेशन, आप बोल सकते हो कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कोरिलेशन बोलो, चाहे +-1, ठीक है। अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है तो परफेक्टली पॉजिटिव, परफेक्टली नेगेटिव वर्ड यूज करेंगे। +1 है तो परफेक्टली पॉजिटिव, नेगेटिव है तो -1 है तो परफेक्टली नेगेटिव। इनके बीच की सिचुएशन भी होती है जबकि बिल्कुल परफेक्ट ना होकर। अगर मान लिया कि दो लाइन ऐसे हैं तो सर कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर दो लाइन ऐसे दे, देखो इनके बीच में रिलेशन हो रहा है ना, यहाँ पर बिल्कुल पास पास दे दी तो इनके बीच में ज़्यादा रिलेशन है, बस यही इसमें पूछा जाता है, ठीक है। अगर ऐसा दे रखा ना रिलेशन, आगे 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 आएगा तो वहाँ करवा दूंगा, ठीक है। ये तो आगे देखिए, फिर आगे नेक्स्ट। अब रिग्रेशन लाइन के बारे में ही दे रखा है, रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन मॉडल बोल सकते हो। दो ही लाइन होती है, तो होती है एक्स ऑन वाई, एक होती है वाई ऑन एक्स। तो एक कर लेते हैं, दूसरा ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल रिग्रेशन मॉडल हम पढ़ने वाले हैं, मल्टीपल का हम यह नहीं करते क्योंकि अपना सिंपल ही दे रखा है। तो इसमें क्या जाता है, सिंपल क्या होता है, जब ओनली वन वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट, जब एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो तो उसको बोलते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। कब, जब एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो, एक से ज़्यादा नहीं, तो रिलेशन शो किया जाता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में। एक्स ऑन वेरिएबल ले लिया मैंने, तो ये रिग्रेशन लाइन होगी जी, इसको क्या बोलेंगे, रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन कौन सी, एक्स ऑन वाई, जो पहले है लिखा गया यहाँ पर उसी को पहले लिखेंगे, ठीक है। क्या हो गया, एक्स ऑन वाई। तो जो ये देख ना एक्स, एक्स यहाँ पर देखो क्या दे रखा है सर, एक्स डिपेंडेंट है, वाई क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसकी एक्सप्लेनेशन पेपर में बहुत बार पूछी जाती है कि इसको ही आप एक्सप्लेन करो जी। तो एक्स क्या हो गया, आप बोलोगे सर डिपेंडेंट है, क्या है, डिपेंडेंट। वाई क्या हो गया सर, इंडिपेंडेंट है, क्या, इंडिपेंडेंट। तो अब आपसे पूछ लेगा कि ये ए है, ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये इंटरसेप्ट है, काटता है इनको, ठीक है, इंटरसेप्ट है, क्या है ये, इंटरसेप्ट। तो ये बी क्या है, बी है सर स्लोप, क्या है, स्लोप, बहुत बार पूछा गया, तो आपको ये याद करना है। तो इसके अंदर जो ये दे रखा ना, ये यहाँ पर एक्सप्लेन करके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि इसी लाइन को एक्सप्लेन किया गया है। आप एक याद रख लेना, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स तो उल्टा करना है। अगर मैं लिख देता ना वाई ऑन एक्स, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर वाई कर दो, जहाँ पर वाई है वहाँ पर एक्स कर दो, और इससे ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं करना आपको। तो एक्स क्या है, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट को लेफ्ट साइड लिखते हैं, वाई क्या है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट को राइट साइड लिखते हैं। ए क्या है, इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या होता है, द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो एक्स ए प्लस में बी वाई, अगर मान लें कि ये क्या था, इंडिपेंडेंट था, इसकी वैल्यू मैं 0 रख देता हूँ, तो 0 की बी से मल्टीप्लाई करेंगे, सारा 0 हो जाएगा। तो यानी फिर ए और एक्स, यानी कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 हो तब एक्स की, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, इंटरसेप्ट के बराबर होती है। पढ़िए, यही बात इसने बोल रखी है। वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि एक्स की, व्हेन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ 0, यानी कि जब इसको y को 0 मान लूंगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो x बराबर किसके हो जाएगा, a के। तो वही इसने बोला गया है कि जब y 0 हो तब x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इंटरसेप्ट के द्वारा निकालते हैं। अब बात करते हैं स्लोप ऑफ लाइन। b को क्या बोलते हैं, b स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप का मतलब कहते हैं द अमाउंट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल पर यूनिट चेंज निकालता है। क्या निकालता है, ये भी याद रखा, क्या, पर यूनिट चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पर यूनिट में अगर आप चेंज करते हो तो उससे डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आता है, ये दिखाता है बी स्लोप। तो यही आपको याद करना है, इसकी फुल की फुल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और वैसे जो ए और बी, सर ये कहाँ से निकालें, चलो ये तो बता दिया है, लेकिन ए और बी की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी, तो ए बी की वैल्यू निकालने का भी एक फॉर्मूला दे रखा है, ये रहा, एग्जैक्ट यही याद रखना है। अगर x ऑन y है तो ये फॉर्मूला,
अगर y ऑन x होगा तो मैंने बोला था भाई सर x की जगह y रख देंगे, y की जगह x रख देंगे और कुछ भी नहीं करना। इन दोनों को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, सोल्व। मान लें कि x की सिग्मा x की वैल्यू रख देंगे यहाँ, सिग्मा एक्स वाई मल्टीप्लाई यहाँ पर रख देंगे। और ठीक है, a और b की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन n की वैल्यू, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ x एंड y, यानी कि टोटल कितने नंबर है। जैसे मैंने बोल दिया x है 1 2 3 4, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, ये रख देंगे यहाँ पर। इसी तरह y के रख देंगे। फिर यहाँ पर क्या दे रखा है आपका y स्क्वायर, और ये निकाल दोगे। तो सारी आइटम रख दोगे तो a और b की वैल्यू बचेगी दोनों में। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो a और b की वैल्यू निकल जाएगी। और जो a और b की वैल्यू निकलेगी ना, उसको फिर यहाँ पर ऊपर वाली जो अपनी लाइन थी ना, ये रिग्रेशन लाइन, देखिए यहाँ पर रख देंगे। a की वैल्यू रख देंगे, b की वैल्यू रख देंगे। अच्छा, y की वैल्यू गिवन होगी, क्या होती है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो गिवन होती है ना, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगी। तो ये था x ऑन y, और इसी तरीके से आप y ऑन x निकाल सकते हो। सिर्फ आपको एक ही याद करना है, हालांकि आपको नोट्स में मैं दोनों दे देता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं सर x ऑन y का, इसका यूज कहां पर करते हैं। सर यूज वहां पर करेंगे जहां पर x की प्रोबेबल वैल्यू आपको निकालने की जरूरत हो, यानी कि जब आप x की वैल्यू जानना चाहते हो तो y की हेल्प से तो आप इसका यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका भी है क्या सर कोई निकालने का, हाँ जी बिल्कुल है। एक तो तरीका ये था, देखो अभी पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं, a प्लस में b y, एक तो ये तरीका था। ठीक है, और एक तरीका जी ये है, दो, यानी कि ये एक मेथड हो गया, ये दो मेथड हो गया। x जो है डिपेंडेंट, उसकी वैल्यू निकालने का तरीका। अब आपको पता है ये तो मीन ही बोलते हैं ना, x का मीन, बोलो हाँ या ना, हाँ जी, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। तो आइए दूसरा मेथड जो हम पढ़ते हैं, ये दे रखा है। अब देखो पहले x है तो ये b स्लोप है ना, आपको याद हो तो हमने क्या किया था, a प्लस में b y, ये b मैंने क्या बोला था, स्लोप। तो यहां पर इस मेथड में b का मतलब यहां पर क्या, देखो इस मेथड में तो b था यहां पर, और इस मेथड में bx है, यानी कि वहां पर जो b की वैल्यू थी ना, ये जो b था, वहां पर ये क्या है, bxy है। लेकिन याद क्या रखना है जी, अब देखो ये दो तरीके होते हैं, एक होता है bxy कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, रिग्रेशन कोफिशिएंट, एक होता है yx। अब देखो पहले x है ना, तो आप बोलोगे सर ये x ऑन y है, पहले y है ना तो आप बोलोगे y ऑन x। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, कंफ्यूज हो जाते हूँ। ये बोलता है कि x ऑन y जो रिग्रेशन लाइन है उसका कोफिशिएंट क्या है, तो अब प्रॉब्लम फिर सर पहले x था पहले y था, याद नहीं रहता ना पेपर के टाइम। तो याद रखना पहले b के बाद पहले x आया है तो x का दे रखा है। ठीक है, y आया है तो y का दे रखा, तो ये आपको याद करने हैं। अब जो ये तरीका है, क्या तरीका दे रखा है, अब जो ये bxy निकालने का तरीका है, इसके मेथड दे रखे अलग अलग। bxy कैसे निकाल सकते हो, या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, r कोरिलेशन की हेल्प से, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, और ये ऐसे निकाल सकते हो। एक मिनट, ये एक तरीका तो है जी ये निकालने का bxy का। ठीक है, जो ये दे भी रखा है नीचे। ठीक है, अब ये भी प्रॉब्लम आती है सर, यहाँ पर ऊपर x ही आएगा ना, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि देखो पहले x दिया गया है तो यहाँ पर भी x ही आएगी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ x y, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और यहाँ पर लास्ट में y है तो नीचे y आएगा, यानी कि जो ऊपर दे रखा है उसका ऊपर ही लिखेंगे, बस ये ध्यान रखना आप। या और भी तरीका इसका, एक तरीका और क्या है, bxy निकाल सकते हो आप कैसे, कोवेरियंस ऑफ x और y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y स्क्वायर, इससे भी bxy निकल जाएगा। और एक तो अपने पास दे ही रखा है, ये क्या दे रखा था, r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, यानी कि ये भी फॉर्मूला है bxy का, यही फॉर्मूला है। ये bxy के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, ये स्लोप होता है, दूसरा मेथड होगा ना निकालने का, तो ये याद रखना। हो जाए नहीं हो जाएगा, तो ये बहुत बार है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, क्या करना है, x वैल्यू दे रखे x आइटम, उसका मीन घटाना है, यहाँ पर y है तो y का मीन घटाना, और ये फिर स्लोप हो जाएगा। आंसर सेम आएगा, चाहे इस फॉर्मूले से कर लो और चाहे फिर आप इस फॉर्मूले से कर लो। ठीक है, तो इसके थ्रू आप कर सकते हो। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है कि कौन सी आइटम कहाँ दे रखी है, लेकिन अपना प्रैक्टिकल नहीं करना अपने को। हो जाएगा, ठीक है जी। अगला देखो क्या दे रखा है, ये दिखा देता हूँ। अगला यहाँ पर ये दे रखा सेकंड, y ऑन x, क्या दे रखा है, y ऑन x। लेकिन मैंने जैसे पहले बात की है कि आपको ये करना ही नहीं है, y ऑन x का आपको नहीं करना, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही याद रखना, x ऑन y, बिल्कुल बस x की जगह y की जगह x रखना, और कुछ भी इसमें नया नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट बनाता प्रॉपर्टी। यहाँ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप लिख सकते हो कि यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार बनते हैं। इसकी प्रॉपर्टी आपको याद करनी पड़ेगी।
पहली प्रॉपर्टी क्या है सर, टू रिग्रेशन इक्वेशन होती है। लीनियर रिलेशन पढ़ लेना, लीनियर का मतलब मैंने पहले बताया कि दोनों या तो ऐसे होंगे या दोनों लाइन ऐसे होंगी, या दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो सकती है, या लाइन ऐसे हो सकती है, या फिर इनके बीच में हाई पॉजिटिव ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, कर्वी लीनियर ऐसा नहीं बनेगा कभी भी, ऐसी लाइन नहीं बनेगी, करो की फॉर्म में नहीं आएगा। क्यों? वो उसको बोलते हैं नॉन लीनियर। इसको क्या बोलेंगे? नॉन लीनियर। जबकि अपना टॉपिक क्या है? लीनियर के बारे में बात करते हैं, अपना इतना ही आता है रिग्रेशन वाला। ठीक है, तो इसके अंदर दो लाइन होती है, एक तो y ऑन x। देखो पहले y है तो सर जी पहले y लिखेंगे। अब देखो दूसरा मेथड यूज कर दिया ना, अगर पहला मेथड यूज करता तो आप बोलो सर ऐसे लिख दें, कोई बड़ा इश्यू नहीं है बस। ठीक है, और ऐसे अगर x ऑन y है तो पहले x से लिखा ना, तो आप भी x लिख लेना। और देखो यहाँ पर देखो पहले x है तो पहले x वर्ड आया फिर y आया है, यहाँ पर y पहले है तो पहले y फिर x आया है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और देखिए अगर ये y निकालना ना पहले तो ऊपर y आ जाएगा, ये सॉरी ये देखो ये y आ गया, क्योंकि ये तो एक्स वाई तो कैसे लिख लो ना, पहले y लिख लो फिर x, एक ही बात है। तो ये पहले y आ जाएगा। देखो पहले x है तो ऊपर x ही आया है, ये आपको ध्यान रखना है, ये मैं करवा चुका हूं आपको। ठीक है, और नीचे जो दे रखा है इसमें देखो जो नीचे लास्ट देखो, ऊपर वाला तो हमने यहाँ लिख दिया, नीचे वाला ये देखो यहाँ भी x लिखते हैं ना, तो यहाँ भी x का स्क्वायर आ जाएगा। अगर इस फॉर्मूले में लगाए थे, यहाँ y लिखते हैं नीचे तो यहाँ पर y का स्क्वायर आ जाएगा। ये दो अलग अलग फॉर्मूले आप किसी से भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? देखो bx निकाली तो आप इससे निकालो चाहे आप इससे निकालो, और लगा दो इसके बीच में। ठीक है, तो ऐसे ही किया जा सकता है। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी सर? दो इक्वेशन होती है, रिग्रेशन इक्वेशन दो होगी, x ऑन y और y ऑन x। दूसरा क्या दे रखा है? प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। कि रिग्रेशन कोफिशिएंट, अब मैंने बोला ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है सर, ये x ऑन y का है, ये y ऑन x का है। दो अलग अलग क्यों है? क्योंकि कोरिलेशन में तो मैंने बोला था एक ही कोफिशिएंट होता r, इसमें दो अलग अलग होते हैं। रीजन क्या है कि इसमें कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, तो जो बी एक्स वाई की वैल्यू आएगी वही बी वाई एक्स की आती, एक ही बात है। क्योंकि नहीं तो ये पता किसका कोज क्या है, इफेक्ट क्या है, जबकि इसमें कोज एंड इफेक्ट अलग होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या दे रखा है? प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर के बराबर होगी। तो सर ये भी हो सकता है ना फिर तो कि अगर आर का जो स्क्वायर है उस साइड जाके अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये भी हो सकता है। अच्छा पहले चाहे आप एक्स वाई लिख लो चाहे वाई एक्स लिख लो, बात एक ही है, कोई बड़ा इश्यू नहीं। हो जाए नहीं हो जाएगा? तो ये भी हो सकता है, आर स्क्वायर भी दे सकता है, या स्क्वायर को उस साइड ले जाके अंडर रूट में कन्वर्ट कर सकता है, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। साइन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट या कोरिलेशन सबका सेम रहेगा। क्या रहेगा सेम? जैसे आर है अंडर द रूट बी एक्स वाई डॉट बी वाई एक्स। अगर मान लिया कि ये प्लस में आ गया तो ये भी प्लस में, ये तीनों का साइन सेम रहेगा। एक माइनस है तो तीनों का साइन माइनस होगा, एक जीरो है तो तीनों का साइन क्या होगा? जीरो होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। साइन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट या कोरिलेशन कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है? सेम होते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ सेम साइन, क्या लिख देता हूँ? सेम साइन लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आते हैं इंटरसेक्शन एट मीन। क्या आता है? इंटरसेक्शन एट मीन, कि दोनों एक दूसरे के, जैसे मान लें कि एक्स और वाई दोनों कटेंगे ना, तो जी हाँ यहाँ पर जो अभी आएगा ना उसको यहाँ पर एक्स का मीन होगा और वाई का मीन भी यहाँ पर होगा। ठीक है, अगर मान लें कि मैंने दोनों लाइन ऐसे काट दिए तो यहाँ पर क्या होगा? एक्स का मीन होगा और वाई का भी मीन होता है। कर लोगे ना इंटरसेक्शन एट मीन। फिर बात करते हैं स्लोप के बारे में। स्लोप तो मैंने बोल दिया सर, स्लोप को बी, देखो क्या था? y इज इक्वल टू ए, सॉरी एक्स का, एक्स वाला बता देता हूँ ना, एक याद लाइन याद रह जाएगी तो फायदे में रहेगी। जैसे मैंने बोल दिया एक्स ए प्लस में बी वाई, ये क्या था ना? ठीक है, तो यहाँ पर बी स्लोप हो गया और या फिर ये स्लोप अलग अलग हो गया। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये स्लोप हो गया। नेक्स्ट वन क्या देखा है? एंगल बिटवीन रिग्रेशन लाइन। एंगल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। प्रॉपर्टी ये सारा इंपॉर्टेंट ही है, जो क्योंकि मैं एक्स्ट्रा हम कर ही नहीं रहे, सिर्फ काम की बातें हम कर रहे हैं। ठीक है, क्या कुछ दे रखा है? द एंगल बिटवीन द टू रिग्रेशन लाइन डिपेंड ऑन द कोरिलेशन। आर पे डिपेंड करता है एंगल। आर पे कैसे डिपेंड करता है? देखिए अगर मैं बोलता हूं कि आर अगर 0 है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने का बनेगा? 90, यानी कि ऐसे बनेंगे दोनों, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, या इसको और अगर समझाने के लिए बनाऊं तो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, बिल्कुल देख लो 90 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा? हाँ जी 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, 90। तो इस 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि दोनों लाइनें एक दूसरे के लंबवत है। ये इसके ऊपर डिपेंड मान लो और उल्टा घुमाओगे तो ये इसके ऊपर डिपेंड होगा, तो परपेंडिकुलर। तो कौन इसका एंगल कितना बनेगा? तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री, यानी कि आर जब 0 होता तो एंगल कितना? 90 डिग्री। अगर आर 0 से आगे बढ़ता है,
अगर आर 0 to 1 की तरफ जाता है तो ये डिग्री कम होकर कहाँ तक जाती है, 0 की तरफ। तो यहाँ पर देखो 90 डिग्री हो जाएगा और ये 0 डिग्री हो जाएगा। कोइंसाइड, दोनों जब बराबर होते, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर होंगे, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर, या आप ऐसे बोल दे बराबर होंगे, समझाने के लिए ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है। तो बराबर होंगे तो उसको कोइंसाइड बोलते हैं। तो पेपर में क्या पूछेगा, ये पूछेगा कि परपेंडिकुलर कब होती हैं लाइनें, तो आप बोलोगे सर आर 0 हो और एंगल 90 डिग्री का बनो। ये बोले कोइंसाइड कब होती लाइनें, या आइडेंटिकल कब होती लाइनें, एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर कब होती हैं, तो आप बोलोगे सर आर +-1 हो, या तो प्लस का 1 हो या फिर माइनस का 1 हो, और यहाँ पर एंगल बनेगा 0 डिग्री का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे 0 का मतलब होगा सर 90 डिग्री और 1 का मतलब हो गया 0 डिग्री, तो आप क्या बोले 0 से 1 की तरफ जाएंगे तो जो इसकी डिग्री है, एंगल है, वो क्या होता है, कम होता चला जाएगा। क्या होता चलेगा, कम होता चला जाएगा। और लास्ट का देखा एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू, कि वैल्यू ऑफ x ऑन y विल बी एस्टिमेटेड रिग्रेशन, जब r 0 के बराबर ना हो तभी तो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कब फाइंड आउट करेंगे, जब r 0 के बराबर ना हो तभी वैल्यू हम फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ एक दो, अगर हम और प्रॉपर्टी वगैरह इसकी लिखें तो आप क्या लिख सकते हो, देखिए एक आप ये बोल सकते हो कि जो अर्थमेटिक मीन होता है इसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है हार्मोनिक मीन से। ये भी याद रखना आपको, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ज़्यादा किससे, ज्योमेट्रिक से, ज्योमेट्रिक किसके, हार्मोनिक मीन से। ये याद रह जाएगा एक तो ये। दूसरा क्या याद रखना आपको, दूसरा याद ये रखना है कि BXY और BYX इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं और जोड़ के इनका एवरेज निकाल दूं, तो सिंपल आप ऐसे नहीं बोल देना सर कि स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन का एवरेज है वो क्या होता है, हमेशा ही ज़्यादा होता है या बराबर होता है आर से। किससे ज़्यादा होता है, आर से, या तो आर के बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा, एक तो ये याद रखना है। एक दूसरा क्या, BXY मल्टीप्लाई BYX, ये कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होंगे, ये दोनों कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि देखो हमें क्या पता है कि सर आर की जो वैल्यू है ना +-1 होती है नहीं होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है। अगर इसका हम कर देते हैं ये r² की वैल्यू होगी नहीं होगी, हाँ जी बिल्कुल होगी। तो इनकी वैल्यू अगर आर की वैल्यू एक से ज़्यादा नहीं होगी तो इनकी वैल्यू भी एक से ज़्यादा नहीं होगी। एक आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, इससे याद करना है। तो आपको दो चीज़ें यहाँ से पढ़ने को मिली, क्या मिली सर, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ज़्यादा होती है ज्योमेट्रिक मीन से, और या बराबर या ज़्यादा, और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू ज़्यादा होती है हार्मोनिक मीन से। ये अर्थमेटिक वाले में लेसन में आप कर लोगे, ठीक है। और फिर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन जो होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट, उनका अगर मैं एवरेज निकालूंगा उसकी वैल्यू हमेशा आर से ज़्यादा या बराबर मिलेगी, हो जाएगा। और फिर और क्या हो गया सर, और ये हो गया कि जो आपके कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट दे रखे, क्या दे रखे हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट दे रखे हैं, उनकी वैल्यू हमेशा ही 1 से कम या 1 के बराबर होगी, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये इसके क्या थे, ये इसकी आपकी प्रॉपर्टी थी। होप सो ये आपको समझ में आया होगा, याद हुई होगी, ठीक है। प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनता है हर बार। नेक्स्ट बनाते हैं, ये तो थी उसकी प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी थी देखिए एक बार, प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन, यानी कि रिग्रेशन की प्रॉपर्टी थी। किसकी प्रॉपर्टी, रिग्रेशन। अब ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है, बोलो हाँ या ना, हाँ जी ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है। अब इस कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी जानते हैं। देखो रिग्रेशन की प्रॉपर्टी अलग है, रिग्रेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी अलग है। प्रॉपर्टी मतलब विशेषताएं आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, विशेषताएं आप बोल सकते हो। तो अब हम जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो रिग्रेशन कोफिशिएंट की पढ़ेंगे। किसकी पढ़ेंगे, रिग्रेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले। देखिए जी, सबसे पहले देखो कोफिशिएंट है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट किससे, अभी आपने बताया सर कि BXY या BYX, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले सेम साइन, अभी पीछे पढ़ के आए हैं, क्योंकि आर से करेंगे तब भी सेम, वैसे भी क्या होता है सेम साइन होता है। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव, एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव। और सिंपल अगर इसके बराबर r² कर देता हूँ तो सिंपल वो भी हो जाएगा सर, यही पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बोथ कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, दोनों कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। अभी पढ़ के आए हैं बस लेटेस्ट, ये क्या हो गए, एक से कम हो गया, एक के बराबर होंगे, ठीक है। दोनों कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। सपोज करो सर अगर एक से ज़्यादा हो गया, 1.5 हो गया, तो दूसरा क्या होगा सर, दूसरा 0.5 गया, दूसरा माइनस में चला जाएगा 0.5। यानी कि अगर एक से बड़ा है तो दूसरे को एक से कम होना पड़ेगा। कितना कम होना पड़ेगा, इतना कम होना पड़ेगा कि दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो एक के बराबर या उससे कम आए। इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इस पर भी हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ना तो रिग्रेशन लाइन पे पड़ता और ना ही रिग्रेशन कोफिशिएंट पे पड़ता। अर्थमेटिक मीन हमेशा आर से ज़्यादा होता है। मीन किसका, मीन देखो अर्थमेटिक मीन किसका, वही तो बात कर रहे हैं सर, एक्स ऑन वाई प्लस में वाई ऑन एक्स, इनका मीन निकालेंगे, इसी को तो अर्थमेटिक मीन बोल रहे हैं ना यहाँ पर। ये हमेशा क्या होगा, आर से ज़्यादा होता है, अभी हम पढ़ के आए थे पीछे। इसके अलावा आर इज ज्योमेट्रिक मीन,
क्यों? ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट लगाना पड़ता है ज्योमेट्रिक मीन में, तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, यही तो क्या निकालता है? आर निकालता है आपका। ये ज्योमेट्रिक मीन को शो कर रहा है, हो गया। और तीनों के साइन देखो, इन दोनों के साइन सेम है, यहाँ पर ये बात बोल दी बी एक्स वाई डॉट बी वाई एक्स, ठीक है। और ये आर के साइन भी सेम होंगे, तीनों के साइन सेम होंगे, हम पहले पढ़ चुके हैं। एक पॉजिटिव तो दोनों बाकी पॉजिटिव, एक नेगेटिव दोनों नेगेटिव, एक जीरो बाकी सारे जीरो, बस सिंपल सी बात है। कर लोगे नहीं कर लोगे? हाँ जी। और फिर आज का लास्ट बचता अपना लाइन ऑफ बेस्ट फिट। क्या होते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट? इसका नाम आपको ये डायग्राम बना के दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। मान लें कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अच्छा, ये होता है इंटरसेप्ट। मान लें कि यहाँ तक का एरिया मैं बोल देता हूँ, इसको मैं ए बोल देता हूँ। जो यहाँ कौन सा ए? ये जो हम नहीं करते थे ए प्लस में बी वाई वाला, ये वाला ए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से फिर आपकी लाइन उठेगी, कौन सी उठेगी? ये देखो, ठीक है। अब ये y से उठी है ना, कहाँ से उठी है? y से उठाया, तो इसलिए y को बोलेंगे y a प्लस में b x। अगर यहाँ से उठाता तो ये क्या हो जाती? आपकी x वाली हो जाती, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो लाइन दे रखी है इसका यहाँ से लेके और यहाँ तक एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये किसको चेंज कर, देखो इस साइड चेंज कितना हो? चेंज इन y होता है, इस साइड चेंज इन x होता है। क्यों? देखो ये x को शो कर रहा है ये लाइन, और ये लाइन y को शो कर रही है, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। तो b क्या निकालते हैं? चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। इसी को लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ बेस्ट फिट, या लीस्ट स्क्वायर लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीस्ट स्क्वायर लाइन भी बोलते हैं। कर लोगे ना याद? ये डायग्राम अगर आपको याद रह जाएगा तो काम चल जाएगा। ए क्या होता था? अभी पढ़ के आए थे, इंटरसेप्ट होता है सर। बी क्या होता है सर? अभी पढ़ के आए थे, स्लोप होता है, ठीक है। यहाँ पर y क्या है सर? y पहले लिख रखा लेफ्ट साइड डिपेंडेंट है, x क्या है? इंडिपेंडेंट है। और a और b क्या है सर? कांस्टेंट है। गिवन वैल्यू होती है इनकी, निकालने का तरीका वो अपने पास फॉर्मूला था, उसके थ्रू निकाल सकते हो जाएगा। चलो पढ़ते हैं फिर आगे आगे क्या देखा, देखिए द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन। अच्छा एक चीज़ और, मैं आपको ना प्रैक्टिकली तो अभी नहीं करेंगे, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा, चलो करवा देता हूँ थोड़ा सा। 1 2 3 3 तक ही करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मीन निकालेंगे, ठीक है। मीन निकालो। मीन निकालने का फॉर्मूला पता है क्या है? मीन निकालते हैं सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन। सिग्मा एक्स कितना हो गया? 2 और 1 3, 3 6, और 3 से डिवाइड करते हैं सर 2 हो गया। कितना हो गया? 2। मीन कितना आ गया? 2। अब यहाँ पर मीन की जगह में क्या लिख देता हूँ? 2। तो क्या करेंगे? एक्स कितना? 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 प्लस 1। अब देखो करेंगे इसको, सो सिग्मा एक्स माइनस मीन, ये हमेशा क्या होगा? 0। हमेशा मीन से लिया गया डेविएशन 0, तो इसको डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं डेविएशन। ये स्क्वायर नहीं है, ये तो 2 मैंने यहाँ निकाले वो है, ठीक है ना। तो ये इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं सर डेविएशन ऑफ एक्स। क्या बोलेंगे? डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस, अंतर, डेविएशन ऑफ एक्स। सिंपल है। तो मीन से लिया गया डेविएशन क्या होता है? 0। देखो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। सम ऑफ डेविएशन कहाँ से? हमेशा क्या होगा? 0। 0 आएगा ना। अगर मान लिया यहाँ पर अगर मैं मीन है, अगर मैं कोई भी रैंडमली अज्यूम्ड मीन ले ले, तो मान लिया मैंने ए लिख दिया अज्यूम्ड का मतलब मानिए, मान लिया क्या मैंने यहाँ पर ले लिया 3। क्या ले लिया? 3 ले लिया। अब 3 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, तो ये -3 आ गया। देखो लिया ना, ये 0 था, ये -3। तो सम ऑफ डेविएशन, देखो सम ऑफ डेविएशन है, सम है, स्क्वायर नहीं है। तो ये क्या होता है? हमेशा ही मीन से लिया गया सम ऑफ डेविएशन क्या होता है? 0। तो ये लाइन आपको होप सो समझ में आ गई होगी। अच्छा दूसरी लाइन और बना देता हूँ यहीं पर, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर आपने मीन तो निकाल ही दिया, मीन 2 था ना, अभी फॉर्मूला लगा के निकाला था। अब क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। अब मीन 2 था आपका, अब इसका स्क्वायर कर लेंगे। क्या करेंगे? इसका स्क्वायर। तो पहले तो यही निकालेंगे, तो 2 से निकालेंगे तो ये कितना था सर? -1 0 और +1, ये तो 0 आ गया था अपना, ठीक है। अब इसका करना है स्क्वायर। क्या करना है? इसका स्क्वायर करना। स्क्वायर कर दो, 1 का 1 से स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा सर? 1 हो जाएगा। 0 का 0, 1 का 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। अगर मान ले कि मैं ये स्क्वायर जो है ये अज्यूम्ड मीन का स्क्वायर कर लेता था, किसका से? अज्यूम्ड मीन निकालो, अभी निकाला था, क्या था ये सर? -3 था, 3 माना था ना मैंने, इसको ले लिया था, ये मैंने क्या कर दिया? अज्यूम्ड मीन। तो -2 हो गया था, -1 हो गया था 0, तो ये -3 आया था। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करो तो कितना? 2 दूनी 4, 1 0, तो 4 1 5। देखो अभी क्या है, इसका कंक्लूजन निकाल के आपको क्या पता चला? ये पता चला, देखो डेविएशन है ये, और ये सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन है। देखिए देखा, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, इसको तो बोलेंगे सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, डेविएशन का स्क्वायर, और इसको बोलेंगे सम ऑफ डेविएशन, ठीक है। मीन से लिया गया डेविएशन 0 होता है, मीन से लिया गया सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन मिनिमम होता है। क्या होता है? मिनिमम। ये पॉइंट याद रखना, और ये 0,
पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ही क्लियर हो जाएगा आपका। क्या सर, मीन से लिया गया डेविएशन 0 होगा, मीन से लिया गया स्क्वायर डेविएशन मिनिमम होता है। कैसे मिनिमम होता है देखो, अब ये मीन से डेविएशन लिया था और ये अज्यूम्ड में से लिया गया डेविएशन 5 है और मीन से लिया गया तो मिनिमम हुआ नहीं हुआ? हाँ जी बिल्कुल। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये भी कर लेना, ये भी कर लेना। और ये दोनों क्या है? स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट द मीन, इंटरसेक्ट एट द मीन। इंटरसेक्ट का मतलब पासिस थ्रू। स्ट्रेट लाइन कहाँ पर पास होगी? जैसे मैंने बोल दिया ये जहाँ पर कट करेगी वहाँ पर क्या है? और इंटरसेक्ट इसको क्या बोलते हैं? कट दिया ना ये इंटरसेक्ट, तो जहाँ से गुजरी है एक दूसरे को कवर करके वहाँ पर मीन होता है दोनों का। क्या होता है दोनों का मीन? एक्स का मीन भी और वाई का मीन भी होता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? इट इज द बेस्ट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन। जहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन हो वहाँ से अगर सैंपल लेते हो आप तो इसके थ्रू आप बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते थे। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जी आपका कंप्लीट। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।